लोड बैलेंसर क्या होता है? आज हम इस टर्म के बारे में जानेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लोड बैलेंसर के बारे में सुना होगा, उसकी कुछ एल्गोरिथम भी पता होंगी। लेकिन 2026 में क्या वही लोड बैलेंसर जो आज तक आपने पढ़ा है, क्या वो उसी तरीके से काम करता है? क्या इसके अंदर कुछ एडवांसमेंट हुई है? तो बिल्कुल हुई है। आज हम उसको भी जानेंगे। आज हम इस क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढेंगे कि अगर मेरा लोड बैलेंसर क्रैश हो जाएगा, तो हमारा सिस्टम उसको कैसे हैंडल कर सकता है। तो पहला सवाल है कि लोड बैलेंसर है क्या? तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जानेंगे 2026 के स्टाइल में, और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बिल्कुल मक्खन की तरह। ये रहा आपका क्लाइंट, ये रहा आपका सर्वर। मान लीजिए आपको अमेजन को रिक्वेस्ट मारनी है, आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप अपने सर्वर को रिक्वेस्ट मारते हो और वो आपको रिस्पॉन्स लाके देता है। रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, या आपको रिस्पॉन्स देगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास एक ही सर्वर है अमेजन का, और उसके बाद क्या हुआ कि भैया नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं आपके अमेजन के बढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो ये सब भी किस पे रिक्वेस्ट मारेंगे? इसी सर्वर पे रिक्वेस्ट मारेंगे। जब मेरे पास एक ही सर्वर है, तो हर कोई इसी पे क्या मारेगा? रिक्वेस्ट मारेगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि भैया मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, इसने बोला आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो यही सबका आंसर दे रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा कि जहां पे ये सर्वर क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ये स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास एक फोन है, आपका दोस्त आपसे डेटा मांग रहा है कि भैया मुझे कुछ वो दे दे, वीडियो शेयर कर दे, तो अगर आप सिर्फ उसको वीडियो शेयर कर रहे हो तो फास्ट शेयर हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे आपके 10 दोस्त आपसे डेटा मांग रहे हैं कि भैया मुझे भी ये वीडियो शेयर कर, तो आपको पता है कि अब आप वीडियो को स्लोली ही शेयर कर पाओगे। मतलब थोड़ी स्पीड, थोड़ी सी वीडियो उसको जाएगी, थोड़ी सी इसको, थोड़ी इसको, थोड़ी सी दूसरे को। इस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका फोन है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है जिसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स दे पाता है। तो सेम यहाँ पे अमेजोन में क्या, हमारा एक सर्वर ही है। तो मान लीजिए जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर 4 जीबी रैम है और 1 टीबी हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने देखा यार मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, तो मैंने अपने सर्वर को क्या करा, इनहेंस करा। तो मैंने अब इसको पहले वर्टिकली स्केल किया, मतलब सेम सर्वर के अंदर मैंने मान लो 16 जीबी रैम डाल दी और 5 टीबी हार्ड डिस्क डाल दिया। अब ये बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। ओके, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मेरे नंबर ऑफ यूजर हजारों लाखों में बढ़ चुके हैं, तो ये सर्वर उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी भी कोई कैपेसिटी होगी। फिर आप क्या करोगे? और जीबी और अपना रैम बढ़ाओगे और अपना हार्ड डिस्क बढ़ाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद आप इस मशीन पे और इनहेंस नहीं कर पाओगे। तो वहां पे हमें काम आता है किसका? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का, कि मैं इसी मशीन के 3 कॉपी क्रिएट कर दूंगा और ये तीनों आपके लिए सेम काम करेंगे। अब अमेजोन के मेरे पास 3 सर्वर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप जब रिक्वेस्ट मारोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको रिक्वेस्ट भेजनी है, इसको भेजनी है या इसको भेजनी है? क्योंकि मेरे पास 3 सर्वर है अमेजोन के, तो मैं ये कैसे फिगर आउट करूं? अब इसको अगर मुझे फिगर आउट करना है, तो भैया यहाँ पे एक टर्म आता है किसका? लोड बैलेंसर का। तो लोड बैलेंसर आपके बीच में खड़ा होता है, आप रिक्वेस्ट मारते हो इसको, ये आपका लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ कोड है जो किसी सर्वर के अंदर होस्ट हो रखा है। ये डिसाइड करेगा कि भैया उसको इस रिक्वेस्ट को इस वाले सर्वर को भेजना है, इस वाले सर्वर को भेजना है, या फिर इस वाले सर्वर को भेजना है। अब इसके अराउंड क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ये लोड बैलेंसर कैसे डिसाइड करेगा कि उसको जो भी रिक्वेस्ट को यूजर मार रहा है उसको किस सर्वर को भेजना है। अब उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी होती है। जैसे मान लो ये मेरा एक लोड बैलेंसर है, मेरे पास 3 सर्वर है, यहां से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, तो पहली स्टडी जो हो सकती है मेरे पास राउंड रॉबिन। पहली रिक्वेस्ट आई, इस सर्वर को दे दो, दूसरी रिक्वेस्ट आई, इसको दे दो, तीसरी आई, इसको दे दो, चौथी आई, इसको, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आती जा रही है वैसे वैसे मैं इनको बांटते जा रहा हूं। तो मान लो इस वाले सर्वर का नाम है 0, इसका नाम है 1 और इस वाले का नाम है 2। तो मैं यहां पे सिंपल सी स्टडी लगा सकता हूं कि n mod 3। तो आपने ये फॉर्मूला बना दिया n mod 3 का। तो अगर आपके पास पहली रिक्वेस्ट आती है n की वैल्यू 0, तो 0 mod 3 पहले इस पे चले जाएगी, 1 mod 3 इस पे चले जाएगी, 2 mod 3 2 ये इस पे चले जाएगी, 3 mod 3 0 वो इस पे चले जाएगी, 4 mod 3 इस पे चले जाएगी। इस तरीके से आपने राउंड रॉबिन को इंप्लीमेंट कर दिया। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है। क्या आपको इसके साथ कोई दिक्कत नजर आ रही है? ये जो हम करंट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, इसके साथ दिक्कत ये है कि यार जब भी मैं अमेजोन के सर्वर को कर रहा हूं प्रोसेस, या कोई भी मेरे पास सर्वर है, हर एक रिक्वेस्ट अलग अलग टाइप की होती है। कोई रिक्वेस्ट होगी जो सिंपल सा यूजर का डेटा मांग रही है, कोई होगी कि बोल रहा है भैया इस डेटा को अपने सर्वर पर रख दो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको कह रही होंगे आपके सर्वर को, भैया मेरे को एक इमेज क्रिएट करके दो, क्रिएट, जैसे आपकी चैट जीपीटी आपको एक इमेज क्रिएट करके देती है। तो वो जो रिक्वेस्ट है वहां पे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जिससे कि आपके सर्वर के ऊपर लोड बढ़ेगा, है ना? क्योंकि जो आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट है कि डेटा को डेटाबेस में रख दो, डेटाबेस से डेटा उठा लो, ये तो बहुत ही स्लो काम है। ओके, सॉरी, ये तो बहुत ही फास्ट काम है। लेकिन जब आपको इमेज क्रिएट करने की बात हो, तो यहां पे सर्वर के अंदर लोड बढ़ता है। तो हमारा ये कहां पे दिक्कत आ सकता है? मान लो अभी करंटली इसके पास 10 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं जिसको इसको फिलफिल करना है, इसके पास 7 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं और इसके पास 8 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं।
तो अभी जो मेरा करंट मॉडल है वो सिंपल ये कर रहा है कि मान लो अगर आपके पास 12th रिक्वेस्ट आती है या फिर 100th रिक्वेस्ट आती है तो 100 mod 3 वो ब्लाइंडली किसको भेज देगा, उसको इस वाले सर्वर को भेज देगा बिना जांचे कि उसको किसको भेजना चाहिए। मान लो उसके बाद आपको 101 रिक्वेस्ट आती है तो वो इसको भेज दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि भैया ये जो सर्वर है क्या कोई सर्वर ऐसा है जिसके ऊपर लोड कम है, तो वो सिंपली उनको क्या कर दे रहा है, आगे फॉरवर्ड कर दे रहा है। तो वहां पे हमारे पास आता है लीस्ट कलेक्शन कि भैया कौन सा वाला सर्वर ऐसा है जिसके पास सबसे कम कनेक्शन प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। जैसे मान लो ये वाला, इसको 10 रिक्वेस्ट इसके पास अभी करंटली प्रेजेंट है, इसके पास 7 रिक्वेस्ट हैं, और जो हमारा अगला है इसके पास 5 रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है जिसको इसको फुलफिल करना है। एक कोई नई रिक्वेस्ट आती है, अब ये इसको कैसे फॉरवर्ड करेगा, ये देखेगा सबसे कम कनेक्शन किसके अंदर है। अच्छा, इसमें 10 रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, ये 7 को, ये 5 को, तो मैं ये रिक्वेस्ट सिंपली इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो भैया ये इस पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब अगला आएगा, अगला भी किसको भेजेगा, इसी को भेजेगा। अब इसमें भी 7 हो चुकी हैं। अगली रिक्वेस्ट आई, किसको भेजेगा, इन दोनों में से किसी को भी भेज सकता, मान लो उसने इसको भेज दिया, ऐसे करके। और जैसे जैसे ये रिक्वेस्ट फुलफिल अपनी करती जाएंगे, मान लो उसने 2 रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी, तो उसके बाद ये डिक्रीज भी हो जाएगा कि अभी मुझे 8 रिक्वेस्ट को और फुलफिल करना है। ओके, तो लीस्ट कनेक्शन क्या करता है कि भैया जिसमें सबसे कम कनेक्शन है मैं उसको ये सिंपली फॉरवर्ड कर दूंगा। अब इस वाले में एक दिक्कत क्या है, यहां पे अगर मैं देखूं ये 8 रिक्वेस्ट है, ये 8 रिक्वेस्ट है, मान लो चलो ये 18 रिक्वेस्ट है। ओके, ये 8 रिक्वेस्ट है, ये 7 रिक्वेस्ट है। अगली रिक्वेस्ट आई, उसने इस वाले को भेज दिया, किसको, कि उसको लगा कि भैया यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम है। अब इस वाले मेथड के साथ दिक्कत ये है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो ये 7 रिक्वेस्ट है, ओके, इनमें ऐसी रिक्वेस्ट प्रेजेंट है जहां पे आपके कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। मे बी इन 7 रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में 2 मिनट लगे और इन 18 रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में मात्र 1 मिनट लगे। हो सकता है, हाँ, क्योंकि यहां से ये डिस्टर्ब डेटाबेस से डेटा उठा रहा है और आपको दे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप इमेज को क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो लीस्ट कनेक्शन के साथ दिक्कत ये है कि सिर्फ वो कनेक्शन को देखेगा कि किसमें कम कनेक्शन होंगे तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। अगला हमारे पास लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ पे मेरे पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको फॉरवर्ड किसको करूंगा, मैं ये देखता हूं कि इन तीनों सर्वर में से सबसे जल्दी रिस्पॉन्स मुझे कौन दे रहा है। मान लीजिए मैंने इसको एक रिक्वेस्ट भेजी ऐसे करके, और इसने इस रिक्वेस्ट का रिस्पांस मुझे कितने समय में दिया। मैंने इसको कोई रिक्वेस्ट भेजी, उसका रिस्पांस मुझे कितने समय में आया। मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी, उसका सबसे जल्दी रिस्पांस मुझे कितने समय में आया। तो मान लीजिए ये वाला सर्वर 3 सेकंड में मुझे रिस्पांस दे रहा है, ये मेरा 4 सेकंड में दे रहा है, और ये वाला मेरे पास 5 सेकंड में मुझे रिस्पांस लाके दे रहा है। तो अब अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप किसको भेजोगे, हो भैया जो सबसे कम समय ले रहा है, तो मैंने उसको भेज दी, उसने मुझे मेरा आंसर लाके दे दिया। तो मैं यहां पे ये नहीं देखूंगा कि किसके पास कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, कि इसके पास 10 रिक्वेस्ट है, इसके पास भैया 8 रिक्वेस्ट पेंडिंग है, इसके पास 6 रिक्वेस्ट पेंडिंग है। नहीं, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा सबसे जल्दी रिस्पांस मुझे लाके कौन दे रहा है। क्योंकि यहां पे ऐसा हो सकता है कि ये जो रिक्वेस्ट यहां पे पड़ी हुई है ये काफी टाइम कंज्यूम है। तो मेरे को सिंपल ये देखना है कि कौन मुझे जल्दी रिस्पांस लाके दे रहा है। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट दिया, इसने मुझे कितने सेकंड में वो रिस्पांस लाके दिया है। तो इसने मुझे 3 सेकंड में दिया, तो मैंने इसको ही वो भेजा। मान लो कुछ देर के बाद इसका जो ये है ये अपडेट होकर 7 सेकंड हो जाता है कि अब ये सर्वर मुझे लेट रिस्पांस लाके दे रहा है। तो उस केस में फिर मैं किसको भेजूंगा रिक्वेस्ट, अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है उसके बाद मैं इस सर्वर को भेजूंगा। ओके, तो रिस्पांस टाइम के हिसाब से मैं अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड यहां पे करता हूं। तो ये होता है कि जो सर्वर मुझे सबसे जल्दी लीस्ट टाइम में रिस्पांस लाके देगा मैं उसी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा, जो कि होना भी चाहिए। अब ये तो हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली। अब हम इसको एक लेवल और अप लेके जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे सर्वर है, अगर मैं राउंड रॉबिन की बात करूं, एक होता है हमारे पास यहाँ पे वेट राउंड रॉबिन। वो क्या होता है, मान लो ये मेरे पास सर्वर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये जो सर्वर है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है इन इसके और इसके कंपैरिजन में। मान लो इसमें 4 GB रैम है, इसमें भी 4 GB, इसमें भी 8 GB। तो वेटेड राउंड रॉबिन क्या करेगा, बताइए, कि अगर मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, मान लो मेरे पास 4 रिक्वेस्ट आई हैं, तो मैं 2 रिक्वेस्ट इसको भेजूंगा, तीसरी इसको भेजूंगा और चौथी इसको भेजूंगा वेटेज के हिसाब से। क्योंकि इसके पास अगर पावर ज्यादा है तो मैं इसी को तो ज्यादा भेजूंगा रिक्वेस्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेटेड। मान लो इसके पास 3 गुना है इन दोनों के कंपैरिजन में, कि इसमें 12 GB रैम है, इसमें 4 GB है, इसमें 4 GB है। आपके पास 5 रिक्वेस्ट आती हैं, तो वेटेड राउंड रॉबिन क्या कहेगा कि 3 रिक्वेस्ट इसको भेजो क्योंकि ये जल्दी उसको फुलफिल कर पाएगा, एक इसको भेजो, एक इसको भेजो। सेम आपका यहां पे भी होगा कि वेटेड लीस्ट कनेक्शन वाला, कि भाई यहां पे भी सेम, अगर इसका पावर ज्यादा है, ओके, तो ये ज्यादा कनेक्शन को होल्ड कर सकता है। अगर इसमें 8 GB रैम है, इसमें 4 GB, इसमें 4 GB, तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा कनेक्शन को होल्ड कर सकता है। तो वो किस में आ जाएगा, वेटेड लीस्ट कनेक्शन वाले टर्म में। ओके, तो जब भी मैं कनेक्शन को देखूंगा तो मैं इसके वेटेज को जान लूंगा, उसके हिसाब से अपनी रिक्वेस्ट को यहीं पे फॉरवर्ड करूंगा। और सेम आपके इसके लिए भी होता है कि वेटेड लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम, कि वेट इसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्स टाइम को भी यहां पे डिसाइड करूंगा। ओके, अब थोड़ा सा और लेवल अप करके अपना चलते हैं। एक और हमारे पास आता है आईपी हैश। आईपी हैश हमारा कहता क्या है, मान लो आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है किसी यूजर की,
और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया इस सर्वर को, कोई यूजर है ये वाला, ओके। उसके बाद इस यूजर ने एक और रिक्वेस्ट मारी है, सेम यूजर ने। तो ऐसा ना हो कि मैं इस रिक्वेस्ट को सर्वर 2 को भेज दूं, मुझे इसी को भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने अमेज़न के अंदर लॉगिन किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला और आपने यहां से रिक्वेस्ट मारी, वो रिक्वेस्ट आपने सर्वर के पास भेज दी। सर्वर आपके लिए एक टोकन क्रिएट करके देता है, ऐसे, है ना? और ये टोकन सर्वर अपने ही रैम के अंदर रख देता है और ये टोकन आपको रिटर्न करके दे देता है, ताकि आप जब दोबारा आए तो आप सेम मेरे मशीन में आए, मैं आपको वेरीफाई कर पाऊं। अब मान लो ये टोकन लेके आया, दोबारा इसने कोई और रिक्वेस्ट मारी ऑर्डर प्लेस करने की, और इस बार वो रिक्वेस्ट उसने सर्वर 2 को भेज दी। क्या सर्वर 2 को पता है कि ये टोकन कौन सा है? क्योंकि ये टोकन इस सर्वर 1 ने जनरेट किया था। इस सर्वर 2 को इस टोकन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि सर्वर 1 के अंदर उसके रैम में ये टोकन पड़ा हुआ है, इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? सिंपली इस यूजर को लॉग आउट करा देगा। तो यहां पे हमें ऐसा चाहिए कि अगर कोई सिंगल यूजर है, अगर उसने उसके आईपी एड्रेस के बेसिस पे मैं डिसाइड करूं कि भैया उसको रिक्वेस्ट किस पे जाएगी। मान लो अगर इसका कोई सिंगल यूजर है, तो मैं चाहता हूं कि भैया उसके लिए इसी सर्वर के अंदर सारी रिक्वेस्ट जाए। क्यों? क्योंकि भैया जो टोकन क्रिएट हुआ है वो इसके अंदर आपने क्रिएट करा है। आप हमेशा अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करते हो ना पहले, हाँ, कि उसने यूजर नेम पासवर्ड दिया, मैंने उसको टोकन क्रिएट करके दे दिया, क्योंकि ताकि आपको बार बार अपना क्या ना देना पड़े, यूजर नेम और पासवर्ड ना देना पड़े। तो मैंने आपको एक टोकन जनरेट करके दिया। तो अगर अगली बार आप रिक्वेस्ट लिखे, अगर इस लोड बैलेंसर ने उसको इस सर्वर के अंदर भेज दिया, इसको तो उस टोकन के बारे में पता ही नहीं है, इसको लगेगा ये इनवैलिड यूजर है, तो ये क्या करेगा? इस यूजर को लॉग आउट करा देगा और भैया फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि सेम यूजर एक ही सर्वर के अंदर जाए। क्यों? क्योंकि इसी ने वो टोकन को जनरेट किया था। तो भैया यहां पे हमारा यूज होता है आईपीएस। आईपीएस क्या होता है कि मान लो अगर आपका आईपी एड्रेस है ऐसे 12.3.6.7, तो इसके ऊपर मैं हैशिंग करता हूं, तो हैशिंग से मान लो आपके पास कोई नंबर ऐसे जनरेट हो गया, ओके। तो मैं इसके बाद मॉड 3 कर देता हूं, तो मॉड 3 कर दिया तो हमेशा ये इसी वाले सर्वर पे जाएगा, क्योंकि जीरो वाले सर्वर पे। अगर ये मान लो अगर ये हैश करके 1 आता, तो ये हमेशा 1 वाले सर्वर पे जाता। तो हम चाहते हैं कि एक यूजर एक ही सर्वर पे जाए, किसके बेसिस में? उसके आईपी के बेसिस में, ताकि हम उसको इनवैलिडेट ना कर पाए। अब यहां पे दिक्कत ये होती है कि मान लो ये वाला सर्वर है, आपने रिक्वेस्ट मानी, मैंने आपको इस सर्वर पे भेजा और टोकन आपके रैम के अंदर क्रिएट हो रखा है, इसने अपने रैम के अंदर स्टोर कर रखा है। सोचो ये सर्वर फ्यूचर में ये वाला सर्वर क्रैश हो जाता है। अगर ये क्रैश हो गया तो हमें क्या दिक्कत होगी? फिर रिक्वेस्ट आई इसके पास, ये वाला सर्वर तो क्रैश हो चुका है, तो अगर वो इस रिक्वेस्ट को इसके पास भेजता है, इसे लगेगा भैया ये यूजर क्या हो चुका है? लॉग आउट हो चुका है, ओके। तो वो इसको लॉग आउट करा देगा, जो कि यूजर का बहुत भी बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमें ये दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक रेडिस का भी इस्तेमाल करते हैं। रेडिस क्या है? एक डेटाबेस है जो कि आपका रैम बेस है। तो मैं टोकन को अपने रैम में रखते हुए यहाँ पे रेडिस के अंदर रखता हूं, और हर कोई फिर टोकन के लिए यहीं दिखेगा, इसी के अंदर दिखेगा, इसी के अंदर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लो आपने टोकन जनरेट किया, तो आपने अपना रैम के अंदर न रखते हुए उसको रेडिस के अंदर रख दिया। तो मान लो अगर आप फ्यूचर में क्रैश हो भी जाते हैं, और वो ये वाला उसको पता है कि अब मैं इसको इसके पास नहीं भेज सकता, तो उसके पास उसको पता है कि अब उसके पास 2 ही सर्वर हैं, तो वो यहाँ पे मॉड 2 करके उसने आपको मान लो यहाँ पे भेज दिया, ओके। ये टोकन लेके आए, वो यहाँ पे टोकन को चेक करेगा, वो कहेगा बिल्कुल वैलिड टोकन है, आपको रिस्पॉन्स करके आपको आपका आंसर दे देगा। तो ये हम आईपीएस को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब दोस्तों, क्या आपको इस करंट मेथड के साथ कोई दिक्कत नजर आ रही है? मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो लोड बैलेंसर है, ये वाला लोड बैलेंसर, ये क्या है? ये भी एक सर्वर ही है। हाँ, ये भी तो क्रैश हो सकता है। अगर मेरे पास सिंगल ही एक लोड बैलेंसर है, क्या ये क्रैश नहीं हो सकता? सारी रिक्वेस्ट, जितने भी लाखों यूजर है, सबकी रिक्वेस्ट इसी के पास आ रही है। ये भी तो मशीन ही है, इसको भी मैं कितना ही वर्टिकली स्केल कर पाऊंगा, इसके मैंने रैम बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया, ये भी एक टाइम के बाद क्रैश हो सकता है। तो इसके हम कैसे बच सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते कि मैं फिर, लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लोड बैलेंसर बना दो। पर फिर मैं कौन से लोड बैलेंसर को कॉल करूंगा? इन तीनों में से पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से लोड बैलेंसर को कॉल करूं? तो अगर मैं इनके फ्रंट में एक लोड बैलेंसर लगा देता हूं कि भैया आप इस लोड बैलेंसर को कॉल करो, ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि आपको कौन से लोड बैलेंसर पे जाना है। फिर से इस वाले लोड बैलेंसर के ऊपर क्या बढ़ जाएगा? लोड बढ़ जाएगा, और ये भी क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग लोड बैलेंसर हो सकते हैं, ओके। मान लीजिए एक लोड बैलेंसर है, ये मेरा इंडिया का लोड बैलेंसर है। अभी हम मल्टीपल लोड बैलेंसर इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा अमेरिका का है, ये मेरा यूरोप का है। 3 लोड बैलेंसर मेरे यहां पे प्रेजेंट है, ओके। अब इंडिया वाला जब भी रिक्वेस्ट मारेगा, ओके, जैसे आपका डिवाइस है, आप इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, आप कहां पे प्रेजेंट है? आप इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ओके। आपको आईपी एड्रेस कहां से मिलता है? बताइए। भैया डीएनएस से मिलता है। तो डीएनएस आपको रिप्लाई करके देगा, जो कि इंडिया वाला लोड बैलेंसर होगा, उसका आईपी एड्रेस। तो आपकी सारी रिक्वेस्ट इस वाले के पास जाएंगी, जो इंडिया वाला है। ये देख लिए कि इंडिया की जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी इस लोड बैलेंसर के ऊपर आएंगी, अमेरिका की जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी इस वाले के ऊपर आएंगी, जितने भी आपके यूरोप के आएंगे इसके ऊपर आएंगे। कौन बताएगा? मेरा डीएनएस बताएगा। डीएनएस कौन है? मेरा जो सर्वर होते हैं, जो कि
मेरा आईएसपी मुझे प्रोवाइड करता है। आपके आईएसपी की जिम्मेदारी होगी कि वहां पे वो आपको इंडिया वाले लोड बैलेंसर के ऊपर लेके जाए। ओके, तो आपने रिक्वेस्ट मारी, उसने आपको इंडिया के लोड बैलेंसर पे लेके गया। अभी आपकी रिक्वेस्ट को नॉर्मली फुलफिल कर सकता है जिस भी सर्वर के बाद उसको भेज रहा हूं। अब आप फिर से वही बोल सकते हैं कि भैया अगर इंडिया वाला लोड बैलेंसर फेल हो गया फिर मैं क्या करूंगा? तो वही आईएसपी की जिम्मेदारी होगी कि भैया वो चेक करता रहेगा इसकी हेल्थ को कि क्या ये लोड बैलेंसर जिंदा है। अगर उसे लग रहा है कि भैया ये डेड हो चुका है तो वो आपको इस वाले लोड बैलेंसर के पास भेज सकता है। कौन सा वाला? अमेरिका वाले लोड बैलेंसर के पास भेज सकता है। तो हमें यहां पे इस लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस अलग होगा ऐसे, इसका लोड बैलेंसर का एड्रेस अलग होगा क्योंकि तीनों अलग अलग मशीन है ऐसे करके, और इसका लोड बैलेंसर का एड्रेस अलग होगा ऐसे करके 9.1। ओके, तो इस तरीके से हम चीजों को काम कर सकते हैं। अब एक और तरीका हमारे पास है, एक तरीका जो हमारे पास सिंपल है, जिसको लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनीकास्ट। क्या कहते हैं? एनीकास्ट। एनीकास्ट में क्या होता है कि मान लो मैंने बहुत सारे लोड बैलेंसर लगा दिए दुनिया के अलग अलग लोकेशन पे, 100 के 100 लोड बैलेंसर लगा दिए। ओके, सबका आईपी एड्रेस सेम होगा, सबका। इसका भी आईपी एड्रेस यही है 1.1.2। हाँ जी, बिल्कुल होता है। अगर आपने क्लाउडफेयर का देखा होगा, गूगल का देखा होगा, आपको उनका लोड बैलेंसर का, अगर आपने क्लाउडफेयर देखा है, गूगल देखा है, उन सबका डीएनएस का एड्रेस सेम है। ओके, तो इन सबका आईपी एड्रेस सेम है। ये इंडिया में रखा गया, ये यूरोप में, ये पाकिस्तान में, ये ईरान में, अलग अलग लोकेशन में रखे गए। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपका सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा कि भैया मुझे कौन से वाले के पास जाना है? क्योंकि आप तो मल्टीपल लोग हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं मेरी रिक्वेस्ट कौन से वाले लोड बैलेंसर के ऊपर जाएगी? वो सिंपल है, जो आपके सबसे पास पे होगा उस लोड बैलेंसर के पास आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जो आपके राउटर्स होते हैं, देखो जब भी आप रिक्वेस्ट मारोगे, आपने डीएनएस से पूछा, डीएनएस आपको आंसर लेके दे दिया कि आपको इस वाले आईपी एड्रेस पे जाना है, तो आप किस पे जाते हो? आपके बीच में बहुत सारे राउटर प्रेजेंट होते हैं, आप डायरेक्ट इस पे तो जाते नहीं, राउटर होते हैं, वो आपको राउट करके इस पे लेके चला जाएगा जो आपका सबसे पास वाला होगा। अगर ये कभी डाउन हुआ तो आपको अगले जो पास पे हो उस पे लेके चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनीकास्ट कहते हैं। इसको सेटअप करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ये जो ऊपर वाला है ये बहुत ही हमें सस्ता पड़ता है, ये वाला। ओके, इसके लिए हमें बहुत ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राउटर लेवल पे भी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ डीएनएस लेवल पे चाहिए, डीएनएस पे उसकी सेटिंग कर दो, मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे राउटर लेवल पे अपनी सारी सेटिंग को करना पड़ता है क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस का सेम ही आईपी एड्रेस है। बहुत लोगों को लगता है कि मल्टीपल डिवाइसेस का सेम आईपी नहीं हो सकता। अब ये तो आपको समझ आ गया कि भैया यहाँ पे हमारे पास लोड बैलेंसर को हम कैसे बचा सकते हैं। दो स्ट्रेटेजी थी हमारे पास, इसको हम जियो डीएनएस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम एनीकास्ट की सबका आईपी एड्रेस आपके पास सेम रहे। अब मैं आपको 2026 की कुछ प्रॉब्लम बताता हूं। मान लीजिए आपको लीस्ट रिस्पांस टाइम वाला सबसे बढ़िया लग रहा होगा कि हाँ भैया वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे पास है कि जिसका रिस्पांस सबसे बढ़िया होगा मैं उसी को भेजूंगा। कि मान लो ये वाला जो सर्वर है अभी तक इसका रिस्पांस टाइम 3 सेकंड है, इसका जो रिस्पांस है वो 5 सेकंड है, और इसका जो रिस्पांस है वो मेरा 8 सेकंड है। ओके, तो मेरे पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं सिंपली उसको इस वाले को फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। ओके, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है मैं उसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूं, मैं किसी कोई रिक्वेस्ट आ रही है मैं उसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं YouTube की बात करूं, आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो करता है, कोई लॉन्ग वीडियो करता है, कोई बहुत ही लॉन्ग वीडियो करता है। ओके, अब मान लो यहां पे जो यहां पे आपको लीस्ट टाइम तो दिख रहा है, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई, आपने देखा यार ये वाला जो सर्वर है ये बहुत जल्दी मेरे को रिस्पांस लाके दे रहा है। लेकिन अभी जो करंटली 5 रिक्वेस्ट इसके पास पड़ी हुई हैं वो आपके टोटल उन वीडियो की लेंथ 50 घंटे है, और यहां पे आपके पास जो 8 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, जो करंट 8 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं उनका है 7 आवर, और यहां पे आपके पास जो ये 7 रिक्वेस्ट वाली पड़ी हुई हैं उनका है मात्र 3 मिनट जो उनको करने में कंप्लीट लगेगा। तो बताइए यहां पे प्रोसेस कौन जल्दी होगा? क्या ये वाला जल्दी प्रोसेस होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा? यहाँ पे जो 5 रिक्वेस्ट है उनमें 50 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है। मैं अगर इसको यूट्यूब का सर्वर मानूं, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है, आप तो अभी तक सिर्फ क्या देख रहे हो कि कौन कितनी जल्दी मेरे पास रिस्पॉन्स देता है, तो आपने उसी के हिसाब से 5 रिक्वेस्ट आपने फटाफट से इस सर्वर को भेज दी। लेकिन वो 50 घंटे की वीडियो है, उनको रिस्पॉन्स होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और आपने देखा भैया इसका रिस्पॉन्स ज्यादा है, आपने 10 घंटे की वीडियो और यहां भेज दी। तो इस सर्वर के ऊपर कितना लोड पड़ जाएगा और यूजर का एक्सपीरियंस कितना खराब हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि भैया लीस्ट टाइम में कौन दिख रहा है, हमें ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा और अपने लोड बैलेंसर को और स्मार्ट यहां पे बनाना पड़ेगा। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जो करंट रिक्वेस्ट इनके पास गई है उसको फुलफिल होने में कितना समय लगेगा, कि ये सर्वर उसको फुलफिल करने में कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा। उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि भैया इसको किसको भेजना है। तो भैया ये सिर्फ ये ना देखे कि भैया इसको रिस्पॉन्स करने में 7 घंटे लगेंगे दूसरे वाले को और अगले वाले को मेरे 3 मिनट लग रहे हैं। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट मेरे पास आती है तो मैं उसको कहां फॉरवर्ड कर दूंगा? मैं उसको इस वाले सर्वर के ऊपर फॉरवर्ड करूंगा। हमें ये स्मार्ट स्ट्रेटजी यहां पे अप्लाई करनी पड़ती है। मान लो 1 घंटे की कोई वीडियो है उसको करने में, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया यहां पे इसको 1.3 आवर लगने वाले हैं। तो मैं यहां पे लीस्ट रिस्पॉन्स पे ना देखूं,
क्योंकि लीस्ट रिस्पॉन्स से क्या दिक्कत आती है, क्योंकि मैं पास्ट का डेटा देख रहा हूं, ओके, जहां पे मुझे लग रहा है कौन रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मैंने फटाफट जो पास्ट का देखा, 3 सेकंड लग रहे हैं, तो मैंने जो 5 घंटे की जो वीडियो आई तो सबको मैंने यहीं भेज दिया, एक एक घंटे वाले 5 रिक्वेस्ट को, जिससे ये स्लो हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इनकी कैपेसिटी को देखना पड़ेगा कि जो करंट रिक्वेस्ट इनके पास प्रेजेंट है उनको फुलफिल होने में कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से मैं इसको फॉरवर्ड करूं। और जो आपके मॉडर्न आर्किटेक्चर है, जो आपके मॉडर्न यूट्यूब है, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जो कि आपका ये जो लोड बैलेंसर ये डम नहीं है, ये आपके पैकेट को इंस्पेक्ट करता है कि भैया इसके अंदर क्या डेटा रखा गया है, ये कितने मिनट की वीडियो है, इसको रिस्पॉन्ड होने में कितना समय लगेगा, इन सब का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से ये चीजों को फॉरवर्ड यहां पे करता है। अब दोस्तों, इसको और एडवांस लेवल पे कैसे हम सोच सकते हैं लोड बैलेंसर को, एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। आपको क्या लगता है कि अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट मार रहा है कि मेरे 1 घंटे की वीडियो को अपलोड कर दो, ओके, क्या वो पूरे डेटा को एक साथ भेजता है लोड बैलेंसर को कि 1 घंटे की वीडियो को अपलोड कर दो और ये सीधा डेटा लोड बैलेंसर लाके इसको भेज दे 1 घंटे की वीडियो? क्या एक ही बार में पूरा डेटा आता है, या फिर ये पूरे एक पैकेट के फॉर्म में आते हैं? मान लो ये 30-30 सेकंड करके आपके पास आ रहे हैं, लोड बैलेंसर को वो भी तो फिगर आउट करना पड़ेगा। एक साथ पूरा डेटा थोड़ी ना आता है कि 1 घंटे का आपने क्लिक करा, सारा वीडियो एक ही बार में अपलोड हो गया, नहीं, वो पैकेट के हिसाब से आते हैं कि मान लो 30-30 सेकंड की क्लिक करके आपके इसके ऊपर आ रहे हैं। तो लोड बैलेंसर को सिर्फ ये फिगर आउट नहीं करना, उसको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि मान लो ये 1 घंटे वाला वीडियो मान लो इस वाले सर्वर के पास जाना है, इस वाले सर्वर के पास, ओके, तो यहाँ पे जो आ रहे हैं वो पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं, ऐसे कि P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4, एक साथ सारा डेटा नहीं आ रहा। तो मान लो अगर आपने एक बार ये फिगर आउट कर लिया, जब ये पैकेट पहली बार आया, फर्स्ट पैकेट आया और आपने ये डिसाइड कर लिया कि भैया ये इस सर्वर के पास जाना चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब इसी वाले का दूसरा पैकेट आएगा तो आपको उसको इसी सर्वर के पास भेजना है। ऐसा ना हो कि मैंने उसको इस वाले सर्वर के पास भेज दिया, है ना, क्योंकि उसको इन सारी वीडियो को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर काफी स्मार्ट होना चाहिए। अगर मेरे पास P2 आए, मुझे पता होना चाहिए P2 किसका है, तो भैया ये P2 मुझे इसी सर्वर के पास भेजना है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, लोड बैलेंसर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। तो अगर स्वाद आया तो लिख दो भैया स्वाद आया है। अगर आपको लोड बैलेंसर में और भी एडवांस टॉपिक चाहिए, मैं उसको भी कवर करूंगा आने वाली फ्यूचर की वीडियो में। अगर मैं आप चाहते हो भैया और इंटरनल चीजें जो अभी नेटफ्लिक्स है, गूगल है, इसके अंदर और ये क्या क्या स्मार्ट वर्क कर रही हैं, क्या यहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या ये होते हैं, उनके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए मैं लाऊंगा। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।